यूनिट 2 है हमारी कंसीडरेशन, चैप्टर 5 की यूनिट 2 कंसीडरेशन। सबसे पहले कंसीडरेशन होता क्या है? कंसीडरेशन की डेफिनेशन एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी डेफिनेशन देखी है, पहले हम इस डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसी डेफिनेशन से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या लीगल रूल्स निकल के आएंगे। तो सबसे पहले कंसीडरेशन क्या होता है? व्हेन एट द डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिजर, ठीक है, दी प्रोमिजी, प्रोमिजी कौन हुआ बेटा? जिसको प्रोमिस किया गया है, और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing anything, or does or abstains from doing or promise to do or abstains from doing something such act, इसी का ही पार्ट है, और abstinence is called consideration, is called consideration। ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कई बच्चों को मुश्किल भी लगती है याद करना, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले समझिए कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिजर कौन? जिसने प्रोमिस किया है, प्रोमिजी कौन? जिसको प्रोमिस किया गया है। अब समझिए बेटा कि अगर मैंने आपको प्रोमिस किया है कि मैं अपनी गाड़ी आपको दूंगा, तो बदले में आपको भी तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो प्रोमिजी क्या कर रहा है? वो मुझे पेमेंट कर देता है, या पेमेंट करता है, या पेमेंट करने का प्रोमिस करता है। मतलब कंसीडरेशन में भी पास्ट, कंसीडरेशन में भी प्रेजेंट, और कंसीडरेशन में भी फ्यूचर। कंसीडरेशन पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसीडरेशन भी हो सकता है, और फ्यूचर कंसीडरेशन भी होता है, ठीक है। उसके बाद में एब्सटेन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी काम को मना करना, किसी काम को ना करना। तो ये काम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एक्ट बोलते हैं हम इसको। और हैज डन और डज और प्रोमिस टू डू, ये क्या होता है? पॉजिटिव एक्ट। ये क्या है? पॉजिटिव एक्ट, किसी काम को करना या किसी काम को ना करना, इसे कहा जाता है इस काम, जो काम मेरे कहने पर आपने किया है, या जो काम मेरे मना करने के बाद आपने नहीं किया, कि ठीक है मैं नहीं करूंगा, आप मना कर रहे हो, तो इसे क्या कहा जाता है? कंसीडरेशन फॉर मी, ठीक है। अब इसके लीगल रूल्स पर आएंगे तो डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर होगी। लीगल रूल्स, सबसे पहला लीगल रूल है, इट मूव्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, इट मूव्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। अगर मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है तो ही मैं आपको ऑफर दूंगा ना, तो प्रोमिजर के डिजायर पर कंसीडरेशन मूव होता है। अगर मुझे अपनी गाड़ी बेचनी ही नहीं, तो सामने वाला बंदा पेमेंट लेके आएगा, तो ये नहीं कह सकता आपकी गाड़ी कितने की, मैं कहता 15 लाख रुपए की है, कहता लो 15 लाख मेरी होगी। अरे भाई किस लिए? आपने प्राइस पूछा, मैंने प्राइस का आंसर किया है, मुझे बेचनी थोड़ी है, मेरी डिजायर ही नहीं है बेचने की, तो सामने वाला बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता इस चीज को। इट मूव्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। इसमें एक बहुत अच्छा केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का, कलेक्टर वाला, कि कलेक्टर के कहने पर एक मार्केट के अंदर पानी स्टोर करने का टैंक बनाया गया, ठीक है, ताकि मार्केट में जो दुकानदार लोग हैं और जो उनकी दुकान पे कस्टमर लोग आते हैं उनको पानी पीने के लिए मिल जाए। तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वो पानी की टंकी बनाई, वो दुकानदारों से पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने किसके कहने पर टंकी बनाई? कलेक्टर के कहने पर।
तो पेमेंट कलेक्टर करने के लिए बाउंड है। यहां पर प्रोमिजर कलेक्टर है, ठीक है, यहां पर प्रोमिजर दुकानदार नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस लॉ का नाम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे बहुत मिलेगा आपको, ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं इस पे। दूसरा, इट मे मूव फ्रॉम, कंसीडरेशन कौन दे सकता है? प्रोमिजी, प्रोमिजी भी दे सकता है, और एनी अदर पर्सन। डेफिनेशन में देखिए, यानी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंसीडरेशन कौन दे रहा है, ये प्रोमिजी भी दे सकता है या प्रोमिजी के बिहाफ पर कोई और पर्सन भी दे सकता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा चन्नैया वर्सेस रमैया का। चन्नैया वर्सेस रमैया, इस केस में क्या हुआ था? एक ओल्ड लेडी ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे कर दी थी, और उससे एक प्रॉमिस लिया कि बेटा ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम पे कर रही हूं। मेरी जो सगी बहन है, मतलब तुम्हारी मौसी, वो बहुत गरीब है, उसके पास में जिंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरी मौत के बाद तुम्हें उसे हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा उसके जीवन यापन के लिए, यानी कि उसको एन्युटी पे करनी पड़ेगी। बेटी ने एग्री कर लिया कि ठीक है, आप मुझे सारी प्रॉपर्टी दे दो और मैं आपके मरने के बाद भी या आप मौसी जी का ख्याल रखूंगी। जैसे ही मां की डेथ हुई, बेटी ने उनको एन्युटी देना बंद कर दिया, मौसी को एन्युटी देना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि मौसी की साइड से मुझे क्या कंसीडरेशन मिल रहा है जो मैं इसको हर साल खर्चा पानी दूं। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोमिजी ने आपको क्या दिया, आपके पास कंसीडरेशन आया है या नहीं आया, ये बताइए। प्रॉपर्टी आई है नहीं आई है? आई है, बट वो तो मेरी मदर ने दी है। चाहे प्रॉपर्टी किसी ने भी दी हो, मदर ने दी हो या किसी मौसी ने दी हो, आपके पास प्रॉपर्टी आई है और इस प्रॉपर्टी के बदले आपको उनको एन्युटी पे करनी है। ये कुछ ऐसा है बेटा, आप एक दुकानदार के पास फोन खरीदते हो, पेमेंट आपके पापा कर रहे हैं, तो दुकानदार को मतलब है क्या पेमेंट आप कर रहे हो या आपके फादर कर रहे हैं? दुकानदार को किससे मतलब है? पेमेंट से। तो प्रोमिजी भी परफॉर्म कर सकता है और इनके अलावा कोई और पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। इस रूल को हम क्या समझते हैं बेटा? प्राइविटी, प्राइविटी ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन के लिए, कंसीडरेशन पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होना, यानी कि आप दोनों के बीच में प्रोमिजर एंड प्रोमिजी का रिलेशन होना जरूरी नहीं है। प्राइविटी ऑफ कंसीडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कंसीडरेशन पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होना जरूरी नहीं होता। कंसीडरेशन कैन बी पेड बाय, कंसीडरेशन कैन बी पेड बाय थर्ड पार्टी, कंसीडरेशन कैन बी पेड बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को हम स्ट्रेंजर भी कह सकते हैं, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है। क्लियर है? उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड रूल जो आता है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी कि कंसीडरेशन जो है वो एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी मतलब टू बी परफॉर्म्ड। अभी हमने पढ़ा टू बी प्रोमिस टू, प्रोमिस टू डू, और एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है? हैज डन। इन शॉर्ट कंसीडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये वाला एग्जांपल फ्यूचर का है कि फॉर एग्जांपल आपने मेरे पास फीस जमा करवा दी एडवांस में, मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको एक अगले महीने से जो मेरा बैच स्टार्ट होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आपने फीस तो मुझे एडवांस में दे दी, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बात का क्या किया है? प्रॉमिस किया है। और ये एग्जांपल है पास्ट का, हैज डन। मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आप उसके बाद मुझे फीस दे रहे हो, तो मेरे पढ़ाने के बाद फीस आप दे रहे हो, तो मेरा कंसीडरेशन क्या हुआ? पास्ट कंसीडरेशन हुआ। क्लियर है? अगला लीगल रूल जो है, कंसीडरेशन इज मस्ट,
कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन इज मस्ट, बट क्या कंसीडरेशन एडुकेट होना कंपलसरी है? बट एडुकेसी ऑफ कंसीडरेशन is not a consideration, sorry, is not an essential feature, is not a condition, ये कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई घर बिक रहा है बेटा और उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है। जो घर बेच रहा है वो कह रहा है कि मैं इस मकान को 60 लाख में बेच दूंगा, बट अब मुझे सारी पेमेंट आज की आज चाहिए, मतलब मैं 3 महीने या 4 महीने का टाइम नहीं दूंगा। नॉर्मली प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं ना बेटा तो 3 महीने का टाइम देना पड़ता है। पार्टी कह रही है कि सारी पेमेंट आज कर दो तो 1 करोड़ का मकान है, बट मैं 70 लाख या 60 लाख में आपको बेच दूंगा, ठीक है। तो क्या यहां पर कंसीडरेशन मार्केट वैल्यू जितना है? नहीं है। एडुकेसी क्या होती है? माइंड की कंडीशन होती है। हो सकता है सामने वाले को लग रहा हो कि मैं चीज महंगी बेच रहा हूं और बायर जो है उसको लग रहा हो कि मैं चीज सस्ती खरीद रहा हूं। तो कंसीडरेशन होना जरूरी है। एडुकेसी जो होती है वो तो माइंड की सेटिस्फेक्शन के ऊपर है बेटा, ठीक है। वही बात, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है, किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता है, किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, तो अपने अपने मन की बात होती है बेटा, ठीक है। कंसीडरेशन मस्ट बी डिफरेंट, कंसीडरेशन मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशन। अब बेटा मान लीजिए आप मुझसे क्लासेस ले रहे हो, आपने मुझे फीस पे कर दी, बाद में आप डाउट लेने के लिए मुझे कॉल करते हो और मैं कहता हूं उसके चार्जेस अलग लगेंगे, तो क्या ये बात सही है? नहीं ना सर, आप अच्छा पढ़ाओ, डाउट आए ना। अगर डाउट आएंगे तो ऑब्वियस बात है डाउट तो टीचर ही लेगा ना बेटा, कोई स्टाफ रख के डाउट ले ये थोड़ी अच्छी चीज है बेटा। आपने पढ़ाया है, डाउट आपके पढ़ाने से आया है, तो टीचर की ड्यूटी बनती है बेटा एथिकली कि वो डाउट्स को क्लियर करे, ठीक है। ओके, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और डाउट ले रहा हूं तो डाउट लेना मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है, इसके लिए मैं पैसे नहीं मांग सकता आपसे, क्लियर है। अगला पॉइंट, इट मस्ट बी रियल, मस्ट बी रियल। कंसीडरेशन जो है वो रियल में होना चाहिए, नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी का मतलब जो इल्यूजन हो, भ्रम, भ्रम नहीं होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन होना चाहिए, रियल में होना चाहिए। और कंसीडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। गलत काम करने के लिए कंसीडरेशन सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी मैंने आपके सामने एक लाइन यूज की, क्या लाइन थी? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया। तो बताइए क्या प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, बट प्राइवेटी फॉर कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन का मतलब क्या है? ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपका नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। सपोज ये बिल्डिंग मैंने किराए पे ली है और मैं बिल्डिंग का किराया नहीं पे कर रहा हूं, तो इस बिल्डिंग का मालिक जो है वो मुझ पे केस कर सकता है। बिल्डिंग के मालिक का भाई मुझ पे केस नहीं कर सकता, उसका क्या लेना देना इस कॉन्ट्रैक्ट से? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? बिल्डिंग के मालिक के बीच में और मेरे बीच में। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, जिसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिर्फ वही मेरे ऊपर केस कर सकता है, वही मुझे एनफोर्स कर सकता है, और बंदा एनफोर्स नहीं कर सकता। हालांकि दैट इज, यहां पर मैं लिख देता हूं, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो थर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होना जरूरी होता है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, आप कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हो बट
फिर भी आप एनफोर्स कर सकते हो। इसकी सबसे पहली एक्सेप्शन है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब बेटा भरोसा, आपने भरोसा करके किसी को कोई अमाउंट दी है, ठीक है, और वो अमाउंट जो है आपने उस बंदे के लिए नहीं दी है, किसी और के बेनिफिट के लिए दी है। तो जहां पर भी ट्रस्ट वर्ड आता है तो यहां पर एक बेनिफिशियरी वर्ड भी आएगा, ट्रस्ट फॉर द बेनिफिशियरी। तो यहां पर सपोज करो ए नाम का एक बंदा है, उसने बी कौन हुआ, ट्रस्टी हुआ, और उसने बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए कुछ अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी आपको दी है। और अगर बी जो है ट्रस्टी जो है ये कौन हुआ, डोनर, डोनर या जिसने ट्रस्ट क्रिएट की है। अगर बेनिफिट नहीं पहुंचाया गया बेनिफिशियरी को तो बेनिफिशियरी कैन सू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऊपर क्या लाइन थी, आपका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनफोर्समेंट नहीं कर सकते। बेनिफिशियरी कहता भाई मेरे लिए तो लेना देना था, ये जो ट्रस्ट क्रिएट हुई है वो मेरे बेनिफिट के लिए तो क्रिएट हुई है, तो अगर बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हो मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे तो दर्द हो रहा है, मेरा बेनिफिट ही तो हिट हो रहा है, तो ये केस कर सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट, फैमिली में बंटवारा हो रहा है, तो बेटा फैमिली में मान लीजिए 4 मेंबर हैं, मम्मी पापा 2 बेटे, तो मान लीजिए बाप बड़े बेटे के साथ बैठ के प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहा है, तो छोटे बेटे को अगर लगता है कि ये सेटलमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एनफोर्स नहीं हो रहा, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो, बाप और बड़े बेटे के बीच में, कि घर कौन रखेगा, फैक्ट्री कौन रखेगा, ठीक है, तो क्या छोटा बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है कि बाप और बड़े बेटे के बीच में जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। क्या बड़ा बेटा कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे और मेरे बाप के बीच में हुआ था? छोटा बेटा कैसे बोल सकता है? बोल सकता है क्योंकि छोटे बेटे को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना था। सेम ऐसे ही आता है मैरिज अरेंजमेंट। मैरिज अरेंजमेंट, दूल्हे के बाप ने दुल्हन के बाप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर आपकी बेटी मेरे बेटे से शादी करती है तो मैं आधी प्रॉपर्टी आपकी बेटी के नाम पे कर दूंगा, ठीक है। शादी हो गई, शादी होने के बाद दूल्हे के बाप ने मना कर दिया कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगा, तो यहां पर दुल्हन जो है वो केस फाइल कर सकती है। दूल्हे का बाप ये कह के मना नहीं कर सकता कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट दुल्हन के बाप के साथ हुआ है, दुल्हन के साथ नहीं हुआ है, तो दुल्हन मेरे ऊपर केस कैसे कर सकती है, क्योंकि उसका बेनिफिट है। इन तीनों पॉइंट के अंदर कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है, बेनिफिट। तो जिसका बेनिफिट हिट हो रहा है वो केस कर सकता है बेटा, भले ही आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट मेरा था। तो ये तीनों पॉइंट में सेम बात आ रही है। उसके बाद चौथा आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठाकर किसी को असाइन कर दिया, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट आपने क्या कर दिए, असाइन कर दिए। तो भैया जिसको बेनिफिट असाइन किया है वो केस करके अपना बेनिफिट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी वजह से आप वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और आपने बिल्डिंग के मालिक से बोलकर ये बिल्डिंग किसी और से कंप्लीट करवा दी। तो जिस बंदे ने बिल्डिंग कंप्लीट की है, जिसको आपने ये कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, बिल्डिंग बनाने के बाद वो उसका पैसा किससे लेगा, बोलो, जिसके लिए बिल्डिंग बनाई गई है उससे लेगा। वो ये नहीं कह सकता मेरा तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ था बट आपको मैंने बेनिफिट दिया, बिल्डिंग बना कर दी है, तो इसका बेनिफिट यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने के बाद जो पैसा मिलना है वो आपको मुझे देना चाहिए। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेनिफिट असाइन किए मैंने तो मैं पैसे ले सकता हूं, भले ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं था। उसके बाद आता है एजेंसी। एजेंट काम करता है तो लाइबल कौन होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज बाउंड, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ एजेंट, जैसे हमने की पार्टनरशिप में पढ़ा था। और लॉ ऑफ एजेंसी के बारे में इसी चैप्टर में आएंगे, यूनिट 9 के अंदर, वहां डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहां पर देखो एजेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। तो एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए बाउंड कौन होता है, प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन में आता है। उसके बाद कॉवेनेंट रनिंग विद लैंड। कॉवेनेंट, कॉवेनेंट का मतलब कंडीशन होता है बेटा,
रनिंग विद लैंड मतलब अटैच विद लैंड। आपने जमीन खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस जमीन खरीदने या बेचने के टाइम पे आपने कोई कंडीशन लगा दी है, कोई कंडीशन इंपोज कर दी है, इसे बोलते हैं कॉवेनेंट। तो बेटा जब तक ये जमीन रहेगी, जो भी इस कंडीशन के साथ उस जमीन का बायर होगा उसे वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। मैं अपनी क्लास में क्या एग्जांपल देता हूं, सपोज करो एक फार्मर है, उसने अपनी जमीन का आधा टुकड़ा जो है वो एक बायर को बेचा, इस कंडीशन के साथ कि इस आधे टुकड़े पर आप कभी भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करोगे, फैक्ट्री नहीं लगाओगे। जिसने खरीदी है जमीन उसने इस जमीन को आगे 4 बंदों को बेच दिया, ठीक है। जमीन के साथ, इस सेल के साथ क्या कंडीशन लगी हुई थी कि इस पार्ट पर कभी फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो क्या 5वां बायर जो है वो यहां पर फैक्ट्री लगा सकता है? नहीं लगा सकता। क्या वो ये कह सकता है कि जमीन बेची थी वो फर्स्ट बायर को बेची गई थी, उसके साथ कंडीशन साइन हुई है, मेरे साथ कंडीशन साइन नहीं हुई है? नहीं बेटा। कोवेनेंट रनिंग विद लैंड में जब तक जमीन रहेगी तो उसको खरीदने या बेचने के साथ अगर कोई कंडीशन इंपोज हुई है तो वो कंडीशन हमेशा साथ के साथ चलती रहेगी, ठीक है ना, भले ही पार्टी बदलती रहे। ओके। उसके बाद में लास्ट टॉपिक जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये यूनिट ही बहुत छोटी है बेटा, इस यूनिट में 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। एक तो ये प्राइवेटी टू द कॉन्ट्रैक्ट वाला और एक प्राइवेटी टू द कंसीडरेशन वाला, ठीक है। अगली लाइन आती है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, पता है ना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट थी, कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही भी नहीं है। यह है जनरल रूल बेटा, ये जनरल रूल है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट वही बात, जहां पर जनरल रूल लिख दिया वहां पर एक्सेप्शन भी मिलेंगे, और एक्सेप्शन है तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एक्सेप्शन ही है। सबसे पहली एक्सेप्शन, जहां पर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्यार मोहब्बत में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, प्यार मोहब्बत में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं होता, बट कुछ कंडीशन है। पार्टी के बीच में क्या होनी चाहिए? रिलेशनशिप होनी चाहिए। जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट कर रहा है बेटा, तो गिफ्ट के बदले में क्या कुछ मिलना चाहिए? नहीं यार, यहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। प्यार मोहब्बत में अगर मैं तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा हूं तो मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन है तो सौदा हो रहा है बेटा, प्यार मोहब्बत कहां है? ठीक है। पार्टीज के बीच में क्या है? रिलेशनशिप है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी कंडीशन पूरी अगर हो रही है, लव एंड अफेक्शन है, पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप है, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा, इवन इफ नो कंसीडरेशन फ्रॉम अदर साइड। इस वाले क्वेश्चन को लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है। जब आप यूनिट 1 का क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो उसमें एक लाली का क्वेश्चन मिलेगा आपको। लाली एक वाइफ है, उसके हस्बैंड ने उसके साथ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको पैसे देगा, ठीक है। तो वहां पर बल्फर वर्सेस बल्फर की रेफरेंस देके ये कहा गया है कि ये सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बट कई बच्चों का मेरे पास फोन आता है कि सर क्या यहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली नेचुरल लव एंड अफेक्शन की एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सारी बातें ये लिख रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में है, रिलेशनशिप भी हस्बैंड वाइफ की, उनके बीच में कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा, यानी कि प्यार मोहब्बत है, और ये रजिस्टर्ड भी है। तो बेटा ज्यादा सूटेबल आंसर ये रहेगा कि आप ये कहो कि लाली देवी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शंस को, ठीक है। तो ज्यादा सूटेबल आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा। सेकंड एक्सेप्शन आता है टाइम बार डेट, सॉरी पहले पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आपने पास्ट में किसी को कोई सर्विस दी थी, सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट, सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट। अब इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है? आपका पर्स कोई छीन के भाग रहा था, आप चिल्लाए पकड़ो पकड़ो चोर को पकड़ो, एक आदमी उस चोर के पीछे भागा, ठीक है, और वो पर्स छीन के उससे ले आया वापस, उसने पास्ट में आपको सर्विस दी। और यहां पर पार्टी ने क्या किया,
ठीक है, पर्सन प्रोमिस्ड टू पे, कि भाई आपने मेरा पर्स बचा लिया, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे और पैसे भी थे, मैं आपको इसके लिए 5,000 रुपए का इनाम देने का वादा करता हूं, प्रोमिस टू पे रेम्युनरेशन। तो वो इस प्रॉमिस के लिए बाउंड हो जाएगा बेटा। बाद में वो ये नहीं कह सकता कि तुम पर्स लेके आए थे, मैंने उससे पहले थोड़ी अनाउंसमेंट की थी कि कोई अगर ये पर्स लेके आएगा तो मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा। पर्स देने के बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था। कई बच्चों के माइंड में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त आ रहा है कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस लग गया सर, उसने पर्स देने के बाद वो ऑफर की नॉलेज हुई। बेटा वो ऑफर पहले दिया जा चुका था और पर्स देने के बाद उस पार्टी के नॉलेज में आया था, मतलब ऑफरी की नॉलेज में आया था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। यहां पर वो पर्स देने के बाद, पर्स रिसीव करने के बाद पर्स का मालिक जो है वो बाद में कह रहा है कि मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा। तो ये दोनों केसेस बहुत अलग अलग है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ये मुझसे फोन पे समझ सकते हो डिटेल में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक्सेप्शन जो आती है वो आता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है बेटा? जिसको ड्यू हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और क्रेडिटर ने उसको रिकवर करने के लिए केस नहीं किया है। टाइम बार डेट का मतलब क्या हुआ? टाइम बार डेट जिसको ड्यू हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ड्यू मोर देन 3 इयर्स। तो यहां पर क्रेडिटर जो है वो इस डेट को रिकवर करने का लीगल राइट खो देता है, यानी कि अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बट यहां पर डेटर प्रॉमिस करता है, डेटर क्या करता है? प्रॉमिस करता है क्रेडिटर को इन राइटिंग, ऑन साइन कर देता है, प्लस में क्या कर देता है? साइन कर देता है कि मैं लिख कर देता हूं कि मैं ये आपका पैसा दे दूंगा। तो बेटा अब ये डेट रिवाइव हो जाएगा बेटा, साइंड। अब क्रेडिटर जो है वो आपको एनफोर्स कर सकता है इस टाइम बार डेट की पेमेंट के लिए भी। अब आप ये नहीं कह सकते ये तो 3 साल पुराना हो गया था, तो आपने फिर लिख के क्यों दिया कि मैं आपको पे करूंगा। क्लियर है ना? उसके बाद में एजेंसी में कंसीडरेशन होना कंपलसरी नहीं होता। बेलमेंट 2 तरह की होता है बेटा, ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में कंसीडरेशन होना चाहिए, ग्रेचुअस बेलमेंट में कंसीडरेशन नहीं होता है। डिटेल में इसी चैप्टर की हम यूनिट में आएंगे, 8th यूनिट में बेलमेंट एंड प्लेस, वहां पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आप कोई गिफ्ट दे चुके हो, कंप्लीटेड गिफ्ट, एक है कि मैंने गिफ्ट देने का वादा किया है, एक है कि मैं गिफ्ट दे चुका हूं। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया और बाद में आपका ब्रेकअप हो गया, तो क्या जो गिफ्ट आपने उसको दिए हैं वो वापस लेने के लिए आप उसको एनफोर्स कर सकते हो? नहीं। ये कह के कि मैंने जो गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड को दिए थे उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, नहीं, वो गिफ्ट के नाम पे दिए गए। गिफ्ट का मतलब ही क्या होता है? विदाउट कंसीडरेशन। तो अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके बर्थडे पर आपको मोबाइल दूंगा, तो इस प्रॉमिस के लिए मुझे एनफोर्स नहीं किया जा सकता। बट अगर मैं आपको मोबाइल गिफ्ट कर चुका हूं और बाद में अपने बीच में झगड़ा हो गया तो मैं वो रिकवर नहीं कर पाऊंगा बेटा, ये ध्यान रखना। लास्ट चैरिटी। अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 1 लाख का डोनेशन दूंगा तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बट यहां पर चैरिटी किस चीज की? ऑलरेडी एक लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, लाइबिलिटी अराइज हो गई है और आप चैरिटी करने का वादा करते हो उस लाइबिलिटी में, तो आप एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट। अब इसमें एग्जांपल क्या है कि एक गरीब बच्चा था, उसका ऑपरेशन करवाना था, बहुत ज्यादा बीमार था, तो 10 लाख उसके ऑपरेशन का खर्चा था। एक अमीर आदमी ने कह दिया कि इस ऑपरेशन का जितना भी खर्चा होगा उसका आधा मैं दूंगा। तो बेटा उसने चैरिटी करने का प्रॉमिस कर दिया है, अब उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो एक जनरली मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे पे गया, किसी एनजीओ में गया और वहां जाकर उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं 5 लाख रुपए देने का वादा करता हूं, तो बेटा वो बाउंड नहीं, क्योंकि यहां पर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है। किसी लाइबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया है। क्लियर है? बट अगर एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है और वो आपके बोलने के बाद अराइज हुई है तो फिर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा तभी उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ है, तो अब आप मना नहीं कर सकते। क्लियर है? इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं 3rd यूनिट की तरफ।